छठवां कि दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। जय हिंद दोस्तों, टॉप 5 विषय में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं आपकी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। उसी में आपकी सहायता करने के लिए मैं आज लेकर आ गया हूं नागरिक शास्त्र क्लास 12th के 20 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये हर साल बोर्ड एग्जाम में 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, अर्थात आपके बोर्ड एग्जाम में ये 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उनको हमें समझना है और इनको हमें तैयारी करके चलना है। देखो, आपको मैं एक बात बता दूं, जैसे कि युद्ध होने से पहले राजा, मंत्री और उसके साथ साथ में सेनापति और उसके घोड़े, हाथी आदि सब सज्ज रहते हैं, लिए तलवार हाथी में सैनिक। वैसे हमें सज्ज रहना चाहिए। हमारे पर बोर्ड एग्जाम में आने से पहले हमें 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, हर एक प्रकार से हमें 100 नंबर के लिए हमें पहले से सज्ज रहना चाहिए। हमें बोर्ड एग्जाम की इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें बोर्ड एग्जाम से पहले ही अपने आप में तैयार कर लेना चाहिए हमें 100 में 100 नंबर का। ठीक है, तो हम उसी की तैयारी में आज हम 20 नंबर तैयार करने वाले। कितने नंबर तैयार करने वाले? 20 नंबर तैयार करने वाले। ये नागरिक शास्त्र क्लास 12th की होंगे और 20 महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे। ये बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखना। आइए हम प्रश्नों को समझते हैं। मित्रों, आइए प्रश्न को समझते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 परिमाणों का उल्लेख कीजिए। ये 2024 ईपी और ईआई 2 सेट थे, इनमें आया था। ठीक है, और आपको विश्वास ना हो तो आप किसी के पास यदि पेपर हो तो उनमें से देख लेना। ये मैं उन्हें वही प्रश्न आपको बताने वाला हूं जो विगत वर्षों में पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझो कि सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 2 परिमाण का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पहला था विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। ठीक है, क्या हो गया था? विश्व एक ध्रुवीय हो गया था। दूसरा था सोवियत संघ में सम्मिलित राज्य, जो सोवियत संघ में सम्मिलित राज्य थे वे अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आने लगे थे। जो सोवियत संघ के देश थे उनका विघटन हो गया था, वो टूट गए थे और अलग अलग देश में के रूप में उनके अस्तित्व में आने लगे थे। ठीक है, ये था हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि आसियान का उद्देश्य क्या था? आसियान का उद्देश्य क्या था? ये 2022 ईवाई में और 2025 ईआर में पूछा गया है। ठीक है, कि आसियान का क्या उद्देश्य था? तो आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, सांस्कृतिक एवं आपसी क्षेत्र सहयोग का मजबूत करना था। आसियान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आसियान का मुख्य उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के बीच में अर्थव्यवस्था, सुरक्षा, राजनीति, सांस्कृतिक एवं आपसी क्षेत्र सहयोग का मजबूत करना था मुख्य उद्देश्य। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कि यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ये 2022 ईवाई और 2025 ईआर में पूछा गया है। ठीक है, तो यूरोपीय संघ के 2 देशों के नाम बताइए जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ब्रिटेन और फ्रांस। कौन सा? ब्रिटेन और फ्रांस सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, लेकिन ब्रिटेन ने 31 जनवरी 2020 को यूरोपीय संघ की सदस्यता छोड़ दी थी। अब हमें समझना है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारा कि नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया अथवा नेपाल गणतंत्र कब बना? नेपाल में राजतंत्र को कब समाप्त किया गया था? नेपाल गणतंत्र कब बना था? तो नेपाल में पिछले 240 वर्षों में नेपाल में पिछले 240 वर्षों में चले आ रहे राजतंत्र क्या था? राजतंत्र था, मतलब अर्थात राजा का शासन हुआ करता था। राजतंत्र को 28 मई 2008 को समाप्त कर दिया गया था और नेपाल में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। देखो, समझो दोबारा से कि नेपाल में राजतंत्र को समाप्त किया गया था। यह नेपाल गणतंत्र कब बना? ये बहुत बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको अच्छे से तैयार करना है, इनको अच्छे से लिखना है और अच्छे से तैयार करना। ठीक है, कि नेपाल में पिछले 240 वर्षों में चले आ रहे राजतंत्र अर्थात राजा का शासन हुआ करता था, वो 28 मई 2008 को समाप्त किया गया था और नेपाल में गणतंत्र राष्ट्र की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि दक्षिणी एशिया के किन्हीं 4 देशों के नामों का उल्लेख कीजिए, या दक्षिण एशिया के किन्हीं 2 देशों के नाम उल्लेख कीजिए। ये कई बार प्रश्न पूछेगा, मैंने सब बार लिख के रखा है कौन प्रश्न कितनी बार पूछा गया। आप देखते रहिए, ओनली समझते रहिए और तैयार करते रहिए। आपके में 20 मार्क्स कटने नहीं दे सकता। 100 नंबर में 20 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है पास होने के लिए, समझ सकते हो। एक नंबर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। 100 नंबर लाना है आपको, 100 में 100 नंबर लाना, ये बात ध्यान देना। ठीक है, कि दक्षिण एशिया के किन्हीं 4 देशों के नाम बताइए, या दक्षिण एशिया के 2 देशों के नाम बताइए। ये वाला बहुत बार पूछा गया, तो समझो। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश दक्षिण एशिया के 4 महत्वपूर्ण देश हैं। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका एवं बांग्लादेश दक्षिण एशिया के महत्वपूर्ण देश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 6वां कि दक्षिण एशिया के दो सबसे छोटे देशों के नाम बताइए। दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देशों का नाम है सिंगापुर और मालदीव। मालदीव और सिंगापुर या मालदीव। ठीक है, दक्षिण एशिया के 2 सबसे छोटे देश हैं मालदीव और सिंगापुर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7वां है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो विशिष्ट अभिकारकों के नाम लिखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए अथवा संयुक्त राष्ट्र संघ के किन्हीं दो विशिष्ट अभिकारकों के नाम लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग, कितने अंगे? 6 अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। क्या? सचिवालय। तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम लिखिए। 6 अंग होते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक तथा सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7। आप समझते हैं 8वां क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है? सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा क्या है? तो पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा का संबंध मुख्य रूप से बाह्य खतरों से है। क्या? बाह्यतम खतरों से है। यह एक देश से खतरे की चिंता सताती रहती है। ठीक, यह एक देश की खतरे की चिंता रहती है। पारंपरिक सुरक्षा की धारणा से में एक देश की सेना व नागरिकों की सेना में खतरा होता है। इसमें खतरे का स्रोत विदेश राष्ट्र या देश हो सकता है। देखो, पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा में समझना है कि आपको पारंपरिक सुरक्षा की अवधारणा का संबंध मुख्य रूप से बाह्यतम खतरों से होता है, अर्थात दुश्मन देश से खतरा होता है। ठीक है, ये मतलब हमारे देश से भी हो सकता है और दूसरे देश से भी हमें अपने देश के लिए खतरा हो सकता है, जैसे कि नेपाल में हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 समझो कि रियो सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है, अथवा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ, अथवा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित हुआ था। देखो, रियो सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है, अथवा पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित हुआ, अथवा पृथ्वी सम्मेलन कहाँ और किस लिए आयोजित किया जाता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, इसलिए मैं आपको ये वाला प्रश्न बताता हूँ। ये सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, ये आएंगे बोर्ड एग्जाम में, याद रखना मेरी बात को। ठीक है, 1992 में रियो में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित शिखर सम्मेलन हुआ, जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। रियो सम्मेलन की सिफारिश को किस नाम से जाना जाता है, तो पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। यह सम्मेलन भविष्य की पर्यावरण चिंताओं को लेकर आयोजित किया जाता है। ये क्यों किया जाता है, तो पर्यावरण की भविष्य की चिंताओं को लेकर किया जाता है। या कब किया गया था? 1992 में किया गया था, रियो में किया गया था। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित होता है ये शिखर सम्मेलन, और जिसमें पृथ्वी संरक्षण, जिसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। ये सम्मेलन भविष्य की पर्यावरण चिंताओं को लेकर आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है कि सांची संप्रदा का अर्थ बताइए। सांझी संप्रदा का अर्थ बताइए। तो ये सब आंसर लिखना है आपको, इसमें समझ के लिखना, समझना है आपको कि उन सामूहिक वस्तुओं को सांझी संप्रदा कहते हैं जिन पर अकेले राज्य का अधिकार नहीं होता है। इनमें महासागर, सीमा क्षेत्र व बाहरी समुद्र क्षेत्र, अंटार्कटिका और बाह्यतम अंतरिक्ष आकाश का वायुमंडल शामिल होता है। ये थे हमारे 10 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा कि सतत विकास से आप क्या समझते हैं? ये टिकाऊ विकास। क्या? टिकाऊ विकास किसे कहते हैं? सतत विकास को ही टिकाऊ विकास कहते हैं। पहली बात तो आपको ये ध्यान देना। तो सतत विकास से आप क्या समझते हैं? टिकाऊ विकास से आप किसे कहते हैं? ये ध्यान देना। सतत अथवा स्थायी विकास, सतत अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति किया जाता है। देखो, समझो कि सतत अथवा स्थायी विकास वह विकास है जिसके अंतर्गत भावी पीढ़ियों के लिए, भावी पीढ़ी मतलब आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूर्ति करने की क्षमताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, यह सतत विकास या टिकाऊ विकास कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वैश्वीकरण क्या है, अथवा वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है या वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? तो वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का एक देश में दूसरे देश के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान है। वैश्वीकरण का क्या मतलब है? तो वैश्वीकरण से अभिप्राय किसी वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का एक देश से दूसरे देश के साथ अप्रतिबंधित आदान प्रदान करना होता है। क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा कि वैश्वीकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। वैश्वीकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो राज्यों और लोगों को आपस में जुड़ाव। ठीक है, राज्यों और लोगों में आपस में जुड़ाव, प्रौद्योगिकी और संचार साधनों का विकास वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है। राज्यों और लोगों का आपस में जुड़ाव या प्रौद्योगिकी और संचार साधनों का विकास वैश्वीकरण का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 7 अगस्त 1948
विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 7 अगस्त 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई, जिसका उद्देश्य विश्व के लोगों को स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा रखना है। ठीक है, कि विश्व व्यवस्था संगठन का क्या उद्देश्य या मुख्य कारण था। तो विश्व व्यवस्था संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को स्विट्जरलैंड के जिनेवा में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था लोगों को स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा करना था। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, अथवा दूसरी दुनिया के रूप में पहचान वाले दो देशों के नाम लिखिए। ठीक है, कि दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है अथवा दूसरी दुनिया के रूप में पहचान वाले दो देशों के नाम हमें लिखना है। तो देखो समझो कि दूसरी दुनिया के देशों में उन देशों को शामिल किया जाता है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल थे। ऐसे देशों में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी, बुल्गारिया आदि देश शामिल हैं। तो दूसरी दुनिया के नाम से किसे जाना जाता है, तो दूसरी दुनिया के नाम से उन्हें जाना जाता है जो शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ के नेतृत्व वाले खेमे में शामिल थे। ऐसे देशों में सोवियत संघ, पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, रोमानिया, हंगरी आदि देश शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारणों का महत्वपूर्ण कारकों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, कि सोवियत संघ के विघटन के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख कीजिए। तो समझो कि देश में व्यापक आर्थिक संकट थी, राजनीतिक और प्रशासनिक समस्याएं, सुधारों की धीमी गति और राष्ट्रीय पहचान का उदय। ठीक है, राष्ट्रीय पहचान का उदय, ये सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी कारण थे। दो थे पर मैंने आपको 4 बता दिए थे। अब हम समझते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि वर्तमान में सार्क के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में सार्क के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो सार्क में 8 देश शामिल है। कितने देश शामिल है? 8 देश शामिल है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। तो वर्तमान में सार्क में कितने देश शामिल है, तो आपको सभी पता होना चाहिए 8 देश शामिल है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बताइए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या हमें बताना है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है व अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया था? तो भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण सन 1974 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। भारत ने परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1975 को हुई थी। दोस्तों ये थे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांस बन जाते हैं। इनको आप अच्छे से तैयार कर लेना। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा सा कमेंट जरूर करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।